सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, अन्य संस्थान हैं, वो लोकल लोगों को रोजगार न देके 80% बाहरी लोग हैं। इस पे आपने क्या किया? देखिए, वास्तविक रूप से ये आंकड़े अभी आए नहीं। तो जब हर विभाग तरह तरह के नवाचार कर रहा है, तो क्या आप अपने कार्य क्षेत्र में नवाचार के तौर पे हर 3 महीने में, हर 6 महीने में कम से कम कुछ संबंधित विभागीय प्रमुखों को बैठा के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा सकते? नंबर 1। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज सतना सांसद गणेश सिंह एलू चिली होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उसके पहले वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत त्रिपाठी जी की को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत ही अच्छा काम और बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने, और अपने विकास कार्यों की गंगा बनाई भाई। उन विकास कार्यों की एक लिस्ट सारे पत्रकारों को दी, जिस पे विकास कार्य की गंगा बह रही थी। उस गंगा में सारे पत्रकार लोटपोट होकर स्नान करके निकल रहे थे और बिल्कुल पवित्र आत्मा के द्वारा उनका अनुमोदन हो रहा है। वहीं हम बात करते हैं, आपके उनके कुछ वीडियो दिखाए में जिसमें उन्होंने अपने विकास कार्यों की बात की। हमने उनसे सवाल किया कि शिक्षा का स्तर गिरा है, उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी देख लीजिएगा। हमने उनसे सवाल किया कि सतना, उन्होंने कहा कि सतना एक औद्योगिक क्षेत्र बनेगा और यहाँ रोजगार के अवसर निकले। हमने कहा सतना वैसे ही और एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ और अन्य फैक्ट्रियाँ हैं। मोदी जी का लोकल फॉर वोकल का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं हो रहा है। बाहर से आए लोग काम कर रहे हैं, बाहर से आए ट्रांसपोर्ट के लोग काम कर रहे हैं, पर लोकल ट्रांसपोर्ट तक को काम नहीं दिया जा रहा। उनका कहना था फैक्ट्रियाँ 20 साल 25 साल से हो गई, बाहर से आए लोग यहाँ घर बनवा लिए हैं, उनका आधार कार्ड बन गया, अब वो लोकल ही हैं, लोकल वालों को काम देने की उनकी कोई मंशा जाहिर नहीं की, ना उस पर उन्होंने कोई सवाल किया। ऐसा लगा जैसे लोकल फॉर वोकल केवल मोदी जी का शब्द हो, उससे सांसद महोदय सहमत ना हो। खैर, इसके बाद उन्होंने कहा कि हम 22 तारीख से 3 दिन हर वार्डों का पैदल यात्रा करेंगे और लोगों की इच्छा जानेंगे, ताकि सतना स्मार्ट सिटी है, उसमें कहां और कितने लोग इस पर क्या कमेंट्स करना चाहते। तो मेरा सवाल है सांसद जी से, अनुरोध भी है सांसद जी से कि सांसद जी को बिल्कुल पदयात्रा करना चाहिए। ये उनका सराहनीय कदम है और इस कदम की हम तारीफ और प्रोत्साहित भी करते हैं, पर उनको इसके लिए कुछ खास चीजें भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें पदयात्रा करना चाहिए। सबसे पहले पदयात्रा तो उन्हें जिन जिन गांवों को गोद लिया है उन गांवों की पदयात्रा करके पूरे पत्रकारों के साथ और पूरे लाव लश्कर के साथ सबसे पहले तो उन्हें महापदयात्रा करना चाहिए और उसकी समीक्षा करना चाहिए। और उनको एक बात बता दें कि सतना गांवों का शहर है, शहरों का गांव नहीं है। यहाँ गांव में लोग बसते हैं और ये पूरा जिला उनके संसदीय क्षेत्र में आता है। और संसदीय क्षेत्र में उनको एक और पदयात्रा करना चाहिए कि विगत 25 सालों से जिस पंचायत को सांसद निधि से पैसा दिया है उसका क्या काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ। सांसद जी, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पूरे जिले के किसी भी पंचायत क्षेत्र में आपके दिए हुए पैसे का कोई काम नहीं हुआ, ना कहीं आप पूरी तरह से उसको देख पाएंगे। अगर आप में हिम्मत है और जज्बा है और आप रोज आईना देखते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो आपको गांवों में जाके जिन जिन गांवों में जितनी राशि आज तक आपने सांसद निधि से दी है उनकी पदयात्रा करनी चाहिए। पत्रकार समाज आपके साथ है। आप जहां जहां की पदयात्रा करेंगे हम पूरा कवरेज करेंगे और एक एक शब्द बारीकी से छापेंगे, पर इतना जरूर बताएंगे कि आपको पूरे जिले की पदयात्रा करनी चाहिए। केवल सतना शहर की पदयात्रा करने से पूरे जिले का विकास संभव नहीं है। आपके अंदर अगर ये बात है कि हम पूरे जिले का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आदमी अपने तन में कपड़े पहनता है ताकि खुद का तन ढक जाए। तो आपको भी पूरे जिले में सांसद निधि से दिए गए पैसों का आकलन और समाज को बताना चाहिए। बाकी खबर आप वीडियो में देख सकते हैं। पौराणिक दृष्टि से भी भगवान राम की धरती चित्रकूट है। 11.5 वर्ष तक वनवास का समय उनका यहाँ बीता है। अभी विकास प्राधिकरण भी बनाया हमारी सरकार ने और एक 850-900 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हम लोग उसको अंतिम रूप देने जा रहे हैं, वनवासी रामलोक बनाने का। और कल हमारे मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहे हैं उसी प्रोजेक्ट पर बातचीत करने के लिए। तो कल एक बैठक भी शायद वहां पर बुलाई गई है
और इसी पर से पूरी बातचीत करने के लिए बुलाई है। तो वनवासी रामलोक बनाने का एक है जो इस साल के हमने टारगेट पे इसको रखा हुआ है। इसी तरह से मैहर में मां शारदा का लोक, उसको भी बनाने के लिए हमारा ब्लूप्रिंट बन रहा है और उसके भी जल्दी से जल्दी काम शुरू करेंगे। इस साल के टारगेट में हमने उसको भी लिया है। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर का और हमारा नरोहिल का जैव विविधता पार्क, इसको और कैसे विकसित किया जाए। अभी जैसे मुकुंदपुर में टाइगर सफारी में आप सबने जाके देखा होगा, एक चिड़ियाघर बनाया, बहुत विलक्षण है और पूरे अलग अलग प्रजातियों की चिड़ियां वहां पर लाई गई हैं और उसको और थोड़ा सा विस्तारित करने की जरूरत है ताकि और टूरिज्म बढ़ सके। इस साल वहां पर अभी नए वर्ष में और बीते वर्ष की तारीख अंतिम सप्ताह में बहुत क्राउड था उसको देखने के लिए, तो उसको और विस्तारित करने का सोच रहे हैं। मार्कंडे दर्शी, वो मध्य प्रदेश टूरिज्म ने उसको चालू कर दिया, तो मोटर बोट भी इधर से ही जाते हैं। और अभी हमने नौसेना के अधिकारियों को बुलाया था, उनसे आग्रह किया था, तो उनकी टीम आई थी, टेक्निकल टीम आई थी, पूरा 2 दिन तक का सर्वे किया और उनकी रिपोर्ट भी अब सबमिट हो चुके हैं। बहुत जल्दी वहां पर एक नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर बन सकता है, उस दिशा में हम लगे हैं। तो यहाँ के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा एक अवसर मिलेगा रोजगार के लिए, सर्विस के लिए, तो उस दिशा में भी हमारा विचार है कि हम उसमें कुछ करें। आपसे बस इतना आग्रह है कि इन सब सारे मुद्दों को हम लोग इस वर्ष में क्या एक चर्चा का विषय बना सकते हैं क्या, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से, अपनी चर्चाओं के माध्यम से, कि सतना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इतनी संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को देखते हुए ये जो प्रयास चल रहे हैं, इन प्रयासों को और कैसे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि आप जब इस बात को अपने एजेंडे में लेंगे तो हमें बहुत ताकत मिलेगी और हमारी सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हम दोनों पर दबाव ज्यादा बना सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। हमारा स्मार्ट सिटी है सतना, लेकिन इसकी बदहाली बहुत है और इसकी बदहाली से कैसे इसको बाहर निकाला जाए। तो हमने तय किया कि हमें इस बार हमने अभी 3 तारीख तय की, 22, 23, 24 जनवरी हम इस शहर के एक वार्ड की पदयात्रा करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट कोई हमारी नहीं होगी, वो पब्लिक की रिपोर्ट होगी और उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या काम किए जा सकते हैं, उस दिशा में भी हम नए इस अभियान में जोड़ रहे हैं उसको। मैहर और चित्रकूट हमारे दोनों एक नगर पालिका, एक नगर पंचायत है, लेकिन मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित है वो, और 9 हमारे अलग से और नगर पंचायतें हैं। इस शहरी क्षेत्र में बुनियादी जरूरतें जो है ये कैसे पूरी हो। नगर पंचायतें अपने सोर्स ऑफ साधनों से कर रहे हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यापक परिदृश्य में उनकी कार्ययोजना बने ताकि देखिए शहर हमारे चाहे छोटे हों चाहे बड़े, सभी शहर डेवलप हो रहे हैं बहुत तेज गति से। गांवों से लोग चल करके शहरों की तरफ आ रहे हैं, कुछ रोजगार के लिए, कुछ पढ़ाई सुविधाओं के लिए, कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, कुछ छोटे छोटे व्यापार के लिए। तो उस दृष्टि से भी मुझे लगता है इन शहरों के विस्तार की जरूरत है। तो मैंने सोचा है कि इनको भी एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाए, इनके बारे में भी, वो भी हम इस साल करना चाहते हैं। हर घर में नल से जल की जो हमारी योजना है, पहली चरण की योजना लगभग पूरी हो चुकी है, अंतिम चरण पर है और अब उनका प्रयोग भी शुरू हो चुका है। कुछ गांवों में पानी जाना शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ जो फॉल्ट आए हैं उन फॉल्ट को ठीक करने में लगे हैं। और दूसरी योजना का भी बहुत तेज गति से, जो दूसरे चरण की योजना है उसका भी तेज गति से काम चल रहा है। मुझे लगता है कि 2025 में पूरा होते होते हम हर घर में नल से जल दे पाएंगे, ऐसा टारगेट दे करके हम चल रहे हैं। हर खेत में किसानों के पानी पहुंचे, बाढ़ सागर के माध्यम से हम पानी पहुंचा रहे हैं। बरगी का पानी लाने के लिए हमारी दोनों मशीनें खराब हो चुकी थी और पिछले 7-8 महीने से बंद पड़ी। अभी मैं फिर गया था
तो अब वहाँ पर उसकी मरम्मत के लिए अब लगभग 16 मीटर वहाँ पर एक कुआं वेल बनाया गया है और उसका पूरा कटर चेंज होना है, तो वो लगभग काफी से नहीं है, ये हमने अनुभव किया, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सफलता भी अब नजदीक आने वाली है। बहुत जल्दी कैबिनेट नोट बन के जा रहा है और सभी से बातचीत हो गई है और इस मार्च के बजट में हमको पैसा मिल जाएगा। तो 650 बिस्तरी हमारा सुपर स्पेशलिस्ट विकास के कामों की जरूरत है, जिले को भी है। और जिस तरह से हमारे नगर क्षेत्र को विकसित होना चाहिए था, अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि हमारे स्मार्ट सिटी में जो काम हुए थे वो धीरे धीरे खंडार होते जा रहे हैं। उनकी व्यवस्थित रूप में देख रेख का कोई प्लान ही नहीं है। चूंकि बात सही है कि स्मार्ट सिटी तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार हम पैसा लगा के बना देंगे, इसके बाद फिर उसको कौन देखेगा, तो उसको करेंगे 2-3 चरणों में इकट्ठा। तो एक ब्लॉक में न्यूनतम 90 से 95 पंचायतें हैं, श्रीमान जी जैसा तो एक साथ तो संभव नहीं, लेकिन उसको 2-3 चरणों में बैठ करके करेंगे। श्रीमान जी जैसा कि अभी आपने कहा कि सतना औद्योगिक शहर बन रहा है, विकास हो रहा है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। पर एक सवाल है मेरा कि सतना तो पहले से औद्योगिक शहर था, यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं, और जैसा कि नियमन भी है कि लोकल लोगों को लोकल फॉर वोकल, हमारे मोदी जी का भी कहना है, लोकल लोगों को रोजगार मिले। पर जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, अन्य संस्थान हैं, वो लोकल लोगों को रोजगार न देके 80% बाहरी लोग हैं। इस पे आपने क्या किया? देखिए, वास्तविक रूप से ये आंकड़े अभी आए नहीं और ये हमारे रोजगार कार्यालय वालों को इस आंकड़े हमने कई बार मांगा। अब सब लोग स्थानीय हो गए, क्योंकि ये फैक्ट्रियां कोई 25 साल पुरानी है, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल की पुरानी है। अब जो लोग पहले भर्ती होके आ गए थे वो यहीं के रेजिडेंशियल हो गए, यहीं निवासी बन गए। अब उनके बच्चे अगर वहां नौकरी कर रहे हैं तो यहीं के हो गए। और मेरा दूसरा ये है उनका सर, दूसरा सवाल शिक्षा के बारे में। जैसा हमने कहा कि हम सीएम राज विद्यालय बना लिए, फलाना इतना करोड़ का विद्यालय बना दिया, फलाना इतना करोड़ का विद्यालय बना दिया, पर उन विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है। और सबसे बड़ी बात, ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय है वहाँ शिक्षकों की तो कमी है ही, उसके साथ साथ बच्चे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हमारे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो अगर हम दुनिया में सर एक बात बोलूं, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जिसको पी के कोई भी कितना ताकतवर बन सकता है। और हमारे देश में ग्रामीण गरीब बच्चों की शिक्षा का जब हमने, आज शिक्षा लक्ष्मी की गुलाम हो गई सर, तो आखिर ग्रामीण शिक्षा का जब हम पढ़ते थे अपने विद्यालय में, आपने भी पढ़ा है उस समय के स्तर का और आज जो विद्यालय है उनके स्तर का आकलन, आपने भी बहुत सारे शहर गोद गांव लिए हुए हैं, उनकी हालत, ये इन सब पे आपकी क्या पहल है? देखिए, पहले विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अभी जो युक्तिकरण हुआ है शिक्षकों का, और इसमें 90% रिजल्ट आए हैं। 10% लोग नहीं गए, बात सही है, मेडिकल अनफिट है, कोई महिला है, इस वजह से नहीं गई, लेकिन 90% लोगों में इस बार विद्यालय पहुंच गए। पिछली बार क्या हुआ था, जब ट्रांसफर पर बैंक खुला, ऑनलाइन ट्रांसफर का कर दिया, सब गांव छोड़ करके शहर में आ गए, सब सुविधाजनक जगह में पहुंच गए, तो गांव के स्कूल खाली हो गए। लेकिन इस बार जो हुआ युक्तिकरण, इसका रिजल्ट आया है। अभी मैंने देखा है कुछ विषयों के टीचर्स को छोड़ करके अब शिक्षक सब जगह या तो अतिथि शिक्षक के रूप में, संविदा शिक्षक के रूप में आ गए हैं, और इससे भी हमारे गांव के पढ़े लिखे नौजवानों को काम मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। मतलब इसको नौकरी नहीं कहेंगे, जगह थोड़ा सा रोजगार मिला है। और अब पहले से शासकीय विद्यालयों में बहुत सुधार हुआ है। नहीं सर, अभी भी जरूरत है। नहीं सर, इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता मैं, क्योंकि मैं भी, आप मुझे एक आध उदाहरण बता दीजिए। मैं बिल्कुल उदाहरण बता रहा हूँ सर, तभी तो बात कर रहा हूँ। मैं विद्यालय में पढ़ता, जब सातवीं तो ग्राम पंचायत पढ़ रहा में, उस समय विद्या का स्तर क्या है और आज का स्तर क्या है, ये आप भी जानते हैं अपने गाँव से अंदाजा। तो शिक्षकों की कमी, शिक्षकों नहीं है, पर्टिकुलर एक गाँव की बात नहीं कर रहा सर, मैं पूरे जिले की, पूरे देश की बात करता हूँ। सरकारी आप किस तरह से आकलन करते हैं, आप मुझे बताइए। आपने एक बार हायर सेकेंडरी स्कूल में 10th और 12th के रिजल्ट एक मापदंड है उस विद्यालय की पढ़ाई के बारे में जानने का। आप इस बार के रिजल्ट देख लीजिए और इससे 5 साल पुराने, 4 साल पुराने देख लीजिए। 1-2 बच्चे पास होते थे, अब टॉप कर रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं, ऐसा सुधार हुआ है, बहुत सुधार तो मैं मानता हूं कि पूरा नहीं हुआ, लेकिन सुधार हुआ है।
अब और उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। सांसद जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जो आंतरिक रूप से कार्य करता है, जिसके सर्वा संबंधित विभाग का प्रमुख होता है, जिले का कलेक्टर हो गया, विकास खंड स्तर का एसडीएम हो गया, रेलवे स्टेशन के एरिया मैनेजर हो गए, तो जब हर विभाग तरह तरह के नवाचार कर रहा है, तो क्या आप अपने कार्य क्षेत्र में नवाचार के तौर पे हर 3 महीने में, हर 6 महीने में कम से कम कुछ संबंधित विभागीय प्रमुखों को बैठा के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा सकते? नंबर 1, जैसे आपने बोला कि हमने ट्रेन चलाई, यहाँ पे हमने स्थापन करा दिया, इतनी ट्रेनें बिलासपुर की चल रही है, रीवा से चल रही हैं, 6-6, 8-8 महीने से कैंसिल चल रही हैं, जैसे इतवारी है, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, क्या सुविधाएं हैं ट्रेनों का? यदि बाथरूम देख लीजिए, पहले में और आप में कितना अंतर है, गंदा पानी भरा रहता है। कलेक्टर महोदय को बुला के बैठा लिया, उनसे पूछिए कि क्या काम हो रहे हैं। आपने भी ये स्वीकार किया कि कहीं न कहीं विकास खंड स्तर पर समस्याएं जा रही हैं, तो उधर पे कोई नेता तो कार्य नहीं करेगा, प्रशासन कार्य करेगा, तो ऐसे लोगों को इधर पर बैठाकर प्रेस के सामने आमने सामने कराने में कोई दिक्कत जाएगी? आपने कहा कि हर 3 महीने में कुछ विभाग के अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। यहाँ राजेश सिंह जी बैठे हैं, हमारे पीआरओ हैं, ये शासन के प्रतिनिधि हैं प्रेस के लिए। इनकी जवाबदारी ही यही है, हर एक डिपार्टमेंट की उपलब्धियां और उनकी कमियां दोनों के बारे में आपको अवगत कराएं। ये तिवारी जी जो कह रहे हैं, तिवारी जी की बात ही मैं कर रहा हूँ, और दूसरी बात कह रहे हैं। मैं फिर इसमें आ रहा हूँ ना, दूसरी बात में। फिर इसके बाद आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय हो। जिम्मेदारी तो हर विभाग की तय है। तो सामने लाइए ना महोदय उनको। वो ये जो कह रहे हैं उसको समझ लीजिए आप।